हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करूंगा NBA ऑल स्टार, क्योंकि NBA ऑल स्टार कहाँ पे होने वाला है और कब होने वाला है सब अनाउंस हो चुका है। सबको पता है इस साल NBA ऑल स्टार 2024 सीजन होस्ट करेगा इंडियानापोलिस, मतलब इंडियाना पेसर्स का होम ग्राउंड, और होने वाला है फरवरी को, 18 फरवरी। इंडियन फैन को देखने मिलेगा जियो प्लेटफॉर्म में। सबको पता है जियो ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया है, हर मैच नहीं दिखाता लेकिन सबसे बढ़िया बढ़िया मैच दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग 5 अनाउंस हो चुका है। तो स्टार्टिंग 5 में आपका बड़े बड़े नाम है, सब बिग प्लेयर, नॉर्मली जस्टिफाइबल है, सब अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि इस साल ऑल स्टार थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल है। रीज़न कि ऑल स्टार वोटिंग काउंट सिर्फ फ़ैन के ऊपर नहीं छोड़ा गया है। 50% फ़ैन, 25% मीडिया, 25% प्लेयर वोट। तो तीनों मिला के कैलकुलेट करके एवरेज करके उसके बाद ही सिलेक्शन किया गया है। तो बहुत एक बेहतर इनिशिएटिव लिया है NBA ऑफिशियल ने, क्योंकि नॉर्मली फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू में लोग ज़्यादा से जो बहुत ही ज़्यादा नामचीन प्लेयर है, जो तो फेमस है, उसी को मिलता है। आप लोग देखे होगा जिस साल क्ले थॉमसन चोटिल था, उस साल भी उसका रैंक में आ गया था शायद 1 to 5 में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मीनिंगफुल है और प्लेयर को भी मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा मीनिंगफुल है वो लोगों के लिए अपीयरेंस। तो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में फ्रंट कोर्ट में 3 प्लेयर, मेगा 3 प्लेयर। पहला है यानिस अंतेतोकुंम्पो, द ग्रीक फ्रीक, द ग्रीक गॉड, इनक्रेडिबली टैलेंटेड फिजिकल से प्लेयर। सबको पता है कितने तरीके, मतलब बक्स से जितने सारे ज़्यादा मैच जीतने का रीज़न यही अकेला ही बंदा है। उसके बाद जोएल एम्बिड, सिक्सर्स का बिग मैन, मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर, दिस न्यू करेंटली आप बोल सकते हो सैक जैसा प्लेयर। सैक जैसा फिजिकल अपीयरेंस के साथ डोमिनेंस नहीं है, लेकिन जोएल एम्बिड स्किलफुल डोमिनेंस रखता है। तो उसका भी बहुत बेहतर एक मतलब सीजन चल रहा है। इस साल 7th अपीयरेंस होगा जोएल एम्बिड के लिए। उसके बाद जेसन टेटम, यंग उभरता हुआ स्टार, 5 टाइम NBA ऑल स्टार अपीयरेंस होगा उसके लिए, सेल्टिक्स के लिए। सेल्टिक्स का एक ही प्लेयर है। उसके बाद न्यू पहचान, क्योंकि इस सब प्रीवियस ईयर भी मिला था उसको, टायरिस हैलिबर्टन, इंडियाना पेसर्स का होम ग्राउंड में खेलने मिलेगा। तो हालांकि अभी चोटिल है, पता नहीं उसका मैच खेल पाएगा कि नहीं, लेकिन उसका स्टार्टर में नाम है। टायरिस हैलिबर्टन का दिस ईयर सीजन इनक्रेडिबल। इंडियाना पेसर्स का विनिंग रेशियो भी अच्छा है और उसका रहना बनता है, क्योंकि वोट ऑब्वियसली आपको बोला है कि फैन वोट छोड़ के भी जो प्लेयर वोट और मीडिया वोट है, तो टायरिस हैलिबर्टन MVP कैलिबर तरीके से खेल रहा है। तो उसका अपीयरेंस इस साल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छा है। ये 2nd टाइम ऑल स्टार अपीयरेंस होगा। उसके बाद है 8 टाइम ऑल स्टार डेमियन लिलर्ड, द डेम टाइम। हालांकि डेमियन लिलर्ड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसका पोजीशन मेरे हिसाब से उस जगह में जेलन ब्रंसन होना चाहिए, जो न्यूयॉर्क निक्स का पॉइंट गार्ड खेलता है उस बंदा, क्योंकि न्यूयॉर्क निक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसका रीज़न है जेलन ब्रंसन। हालांकि उसको सब्स करके गया, डेमियन लिलर्ड को मतलब स्टार्टर में नाम दिया गया है। डेमियन लिलर्ड बहुत ज़्यादा नामचीन प्लेयर है, सबको पता है, इसीलिए फैन वोट ज़्यादा मिल गया। नहीं तो नॉर्मली अगर प्लेयर और मीडिया की तरफ से होता तो ये जेलन ब्रंसन ही होता। तो और भी बात करेंगे। ये रहा आपका ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का प्लेइंग 5 एंड स्टार्टिंग 5, यही सब आपको देखने मिलेगा। और सबको पता है इस साल NBA ऑल स्टार होने वाला है अलग तरीके से। प्लेयर चूज़ नहीं कोई करेगा, ईस्ट वर्सेस वेस्ट होगा। पुराना जो वर्सन होता था ईस्ट प्लेयर और वेस्ट प्लेयर, ईस्ट के टॉप 7 या 8 प्लेयर जो रिजर्व होगा उसको इंक्लूड करके, और उसके बाद वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का बेस्ट प्लेयर। तो बहुत ही अच्छा मैचअप देखने मिलेगा। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में कौन सा स्टार्टर है, सबसे पहले फ्रंट कोर्ट से चालू करते हैं। फ्रंट कोर्ट में नाम निकोला योकिच, द रनिंग MVP बोल सकते हो, क्योंकि पिछले साल MVP नहीं मिला था, लेकिन इस साल MVP की तरीके से ही खेल रहा है। निकोला योकिच मेरे हिसाब से मोस्ट स्किलफुल बिग मैन। उसका स्टार्स भी काफ़ी अच्छा है, 24 पॉइंट और लगभग ट्रिपल डबल जैसा उसका स्टार्स है, आप देख सकते हो। उसके बाद KD, द यूनिकॉर्न, मोस्ट प्रोलिफिक स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ NBA। सबको पता है उसके तरह इतना अच्छे तरीके से स्कोर कोई नहीं कर सकता। तो 14th टाइम उसका अपीयरेंस होगा ये। उसके बाद द किंग, द लेब्रॉन जेम्स। ये बंदा अभी भी ऑल स्टार तरीके से लेवल का खेल रहा है, यही बड़ी बात है। 20 टाइम
ऑल स्टार अपीयरेंस, नो वन डू दैट, ओनली लेब्रॉन जेम्स। तो उसके बारे में और क्या ही बोलना, ऑब्वियसली कैप्टन करेगा एक और उसको सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद लुका मैजिक, लुका डोंचिच, इसका भी खतरनाक सीजन चल रहा है। हालांकि पिछले मैच जो देखा 73 पॉइंट स्कोर किया था और बहुत ही यूनिक टैलेंट है, यूरोपियन प्लेयर है, हालांकि पूरा NBA पे छा गया है। उसके बाद शै गिल्जेस-अलेक्जेंडर जो थंडर का प्लेयर है, ये बहुत ज़्यादा डिजर्वेबल है क्योंकि शै गिल्जेस-अलेक्जेंडर इनक्रेडिबल स्किलफुल प्लेयर, हालांकि स्किनी है, उसका प्रेजेंस आप लोगों को थोड़ा डलमला दिखेगा लेकिन स्कोर करने में माहिर है। फ्लोटर बोलो, 2 पॉइंटर बोलो, 3 पॉइंटर। और मेरे हिसाब से शै गिल्जेस-अलेक्जेंडर का शायद फील्ड गोल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 55% से अबव है। तो इतना ज़्यादा किसी का होता नहीं है। ऑब्वियसली गार्ड पोजीशन में खेलता है तो गार्ड भी करता है। और ये रहा आपका वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का प्लेइंग 5। अब बात करते हैं कि जो सब्स हुआ उनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब फैन अगर वोट नहीं होता तो कौन कौन हो सकता था। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नोट करके रखा हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ। पहले शुरू करता हूँ मैं ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में मेरे हिसाब से डोनाथन मिचेल, स्पाइडर, इसको होना चाहिए था। हालांकि कैप्स अच्छा ही कर रहा है, 50% से ज़्यादा उसका विनिंग रेशियो है। मेरे को आज तक पता नहीं चल रहा है, ये फैन वोट के कारण थोड़ा मतलब डिलेमा में आ जाता है किसको ले नहीं ले। अगर नॉर्मली अगर फुल्ली प्लेयर और इसके ऊपर छोड़ा जाता तो अलग अलग हो सकता था। तो डोनाथन मिचेल मेरे हिसाब से होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेरे को दिमाग में लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, उसका ये है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में नंबर 1 सीड है आपका टिम्बरवुल्फ का, और टिम्बरवुल्फ का एक भी प्लेयर नहीं है। तो ये थोड़ा आपको दिखेगा क्योंकि कोई टीम टॉप नंबर होल्ड कर रहा है और उस टीम से कोई प्लेयर नहीं है, ये थोड़ा अनफेयर है मेरे हिसाब से। हालांकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सब स्कोर देखता है। मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि ऑल स्टार का किस बेसिस में करता है। आप मैंने तो बोल दिया रूल ये है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। ये थोड़ा ट्रिकी हुआ क्योंकि टिम्बरवुल्फ का किसी को लेना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे हिसाब से टिम्बरवुल्फ का एंटोनी एडवर्ड द एंटमैन, उसको होना चाहिए था, या तो कार्ल एंटोनी टाउन, दोनों में से किसी एक को। एडवर्ड को ज़्यादा रखता तो अच्छा रहता। हालांकि आपको दिखेगा, दोनों का नाम दिख जाएगा रिजर्व्स में, स्टार्टर में नहीं है इसका नाम। और बोलूँगा कि बहुत अच्छा चलने वाला फॉर्म में क्लीपर्स का भी कोई प्लेयर नहीं है स्टार्टिंग 5 में। कुछ यही सब है जो सब्स किया गया है। हालांकि ये सब प्लेयर बहुत डिजर्वेबल है। आप लोग देखोगे नेक्स्ट वीक रिलीज़ किया जाएगा कि रिजर्व में कौन कौन है। और सब बहुत ज़्यादा मीडिया में बातें चल रहा है स्टेफन करी के बारे में। स्टेफन करी को सब्स कर दी गया इस साल वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। मेरे हिसाब से ये सही है, सब्स नहीं बोल सकते क्योंकि उसका टीम विनिंग रेशियो बहुत ख़राब है। विनिंग रेशियो अगर अच्छा रहता तो वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग 5 में रहता। स्टार्टिंग 5 में रहने का रीज़न यही है कि उसका टीम अच्छा नहीं कर रहा, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा कर रहा है लेकिन जीत नहीं रहा है। बहुत सारा मैच क्लच टाइम में फिनिश करने नहीं कंप्लीट कर पाया, इसलिए हारा। पिछला मैच भी देखा आप लोगों ने, सिर्फ 1 पॉइंट के मार्जिन में, वो भी अगर किसका फॉल्ट है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो टाइम आउट ले लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं, वो मैच भी हार गया। तो मेरे हिसाब से ये फेयर है। स्टेफन करी नहीं है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टर में। हालांकि रिजर्व में उसका नाम ज़रूर होगा, आपको सबको पता है कि स्टेफन करी क्या है, नाम से ही पता चल जाता है। ये रहा मेरा डिस्कशन पूरा NBA ऑल स्टार का। आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा है कौन कौन प्लेयर सब्स हुआ है या तो नहीं लिया गया है स्टार्टर में। मेरे हिसाब से थोड़ा सही इस बार सही दिखा, नहीं तो नॉर्मली फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो जाता।